नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वांट्स चाइना बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग अग्नि 5 मिसाइल, व्हाई इज चाइना अफ्रेड। सो स्टार्ट करते हैं। 15 दिसंबर 2022 भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्यों के आसमान में कुछ लोगों को ये लगा कि ये कोई कॉमेट है, तो कुछ लोगों में तो ये सोच के अफरा तफरी मच गई कि कहीं ये एक यूएफओ तो नहीं है। पर फिर अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे भारत को एक खुशखबरी सुनाई कि भारत अपना वेरी फर्स्ट चाइना किलर मिसाइल अग्नि 5 लॉन्च कर चुका है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्हाई? अग्नि 5 का रेंज जानते हो? वो चाइना, मिडिल ईस्ट, सदर्न रशिया और इवन यूरोप, ये सारे नेशन अब इंडिया के रडार में हैं। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुआ ये मिसाइल सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ओशन में जाकर गिरा और ये अब तक के किसी भी इंडियन मिसाइल का फर्देस्ट स्प्लैश पॉइंट था। बट अब यहां पर यह सवाल आता है कि मिसाइल लॉन्च करने की हमें ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? वेल, इसके लिए आपको बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले रिवाइंड करते हैं 9 दिसंबर की रात। उस रात कुछ 300 चाइनीज सोल्जर्स एलएसी को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। अब यस, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सक्सेसफुली इन चाइनीज इंट्रूडर्स को वापस बॉर्डर पार तो भगा दिया, लेकिन चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना अभी भी बाकी था और उसके लिए ही ये पेश किया गया सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। अग्नि 5 की मदद से, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से ईस्ट चाइना को 10 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। एंड माइंड यू, ईस्ट चाइना में ही उसके सारे मेजर सिटीज भी मौजूद है। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उसे एयर स्पेस में भी डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है और डिटेक्ट कर भी लिया तो इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट यू नो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स के अलावा व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, इस लॉन्च के साथ इंडिया अभी एलीट आईसीबीएम क्लब यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ही कुछ देश है जिनके पास आईसीबीएम्स है, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन एज ऑलवेज, एज यू नो, इंडियंस का मेन फंडा होता है जुगाड़ और सस्ते में चीजों को बनाना। तो यहां पर भी इंडिया के पास ये एक डिसाइसिव एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल्स इंडिया बना रहा है। You'll be shocked to know, हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल यूनिट बस 50 करोड़ के कॉस्ट में बन जाता है। ये इतना कम है कि इससे महंगी तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज बन जाती है। और इसे चाइना के फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे भी ज्यादा तेज है। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होते हैं, which is not bad to be honest, right? बट हमारे अग्नि 5 की स्पीड कितनी है पता है? साउंड स्पीड से 24 टाइम्स ज्यादा। प्लस अग्नि 5 में खास फायर एंड फॉरगेट और MIRV टेक्नोलॉजी है, जिससे ये एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो, ये लॉन्च जिसकी वजह से आज हमारा सीना चौड़ा हो चुका है, ये लॉन्च शायद हो ही नहीं पाता क्योंकि इस लॉन्च के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाइस के हाथों लग चुकी थी और इस इंफॉर्मेशन को दुर्भाग्यवश लीक किया था खुद अग्नि 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहे एक DRDO इंजीनियर ने। सो फुल स्टोरी ये है, अग्नि प्रोजेक्ट में रिक्रूट होने के कुछ महीनों बाद ही इस इंजीनियर को किसी यूके बेस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट नताशा राय की फेसबुक रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, दोनों के बीच काफी बातें शातें हुई एंड दे बिकेम वेरी वेरी क्लोज। इतना कि धीरे धीरे नताशा स्वीट टॉक्स करके उससे अग्नि प्रोजेक्ट की सीक्रेट टेक्निकल डिटेल्स निकलवाने लगी। इनफैक्ट ये इंजीनियर तो इतना बहक गया था कि एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया अग्नि मिसाइल की फोटोज लेते हुए। और इस इंसिडेंट के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि नताशा राय तो एक पाकिस्तानी स्पाई थी। पर इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पाकिस्तान का अग्नि को लेकर डर। लेकिन एक और एक देश है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ है और वो कोई और नहीं है बल्कि चाइना। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड स्कैम्स को ही ले लो, इसमें इंडिया ग्लोबली 5th रैंक पर आता है। बट डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए एक ब्रिलियंट सोल्यूशन है, वन कार्ड। इसका टेक पावर्ड मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इन ऑल वे और इसके एडवांस कंट्रोल से यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट योर कार्ड और फ्रॉड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी है। ये बस देखने में ही यूनिक और क्लासी नहीं है, इसके फीचर्स भी काफी कमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके स्वाइप टू पे से आप पेमेंट कर सकते हो विदाउट OTP। इसकी अमेजिंग बात यह है कि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसे आप यूज कर सकते हो इसके ऐप को डाउनलोड करके और वो भी लाइफ टाइम के लिए विदाउट एनी चार्जेस।
ये कार्ड यूज करके आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होते और इसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इंस्टेंटली। वन कार्ड में आप क्रेडिट लिमिट शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और उनको खुद को भी एक वन कार्ड मिल जाएगा। ये कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी काफी बेनिफिशियल है और बस 1% फॉरेक्स फी है और अगर ट्रैवल करते वक्त थोड़ा खर्चा ज्यादा भी हो गया तो भी आप बिना टेंशन के इसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हो ऐप के अंदर। एंड ऑल्सो इसके स्पेंड एनालिसिस फीचर से आप रियल टाइम स्पेंड्स अपडेट और एनालिसिस कर सकते हो। और बाकी बड़ी ऑफर्स तो चल रहे हैं, तो डाउनलोड करो वन कार्ड ऐप और इंस्टेंटली पाओ अपना वर्चुअल कार्ड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे कैसे पाकिस्तानी स्पाइस अग्नि मिसाइल से इंफॉर्मेशन को निकाल रहे थे। वेल इंटरेस्टिंगली अग्नि के लॉन्च के टाइम चाइना का स्पाई शिप युआन वांग इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस कर रहा था और लॉन्च के पहले जैसे ही इंडिया ने नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी बेसिकली आसपास के कंट्रीज को एक वार्निंग दे दिया कि प्लेन ना उड़ाए, तो वार्निंग जारी होते ही चाइना का ये स्पाई शिप तुरंत यू टर्न लेकर वापस चाइना चला गया। तो यहाँ पर डर काफी एविडेंट है और भय होने के बाद भी चाइना का अग्नि 5 के लॉन्च के बाद जो रिएक्शन है वो काफी फनी है। चाइना अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए अग्नि 5 को डॉर्फ मिसाइल कह रहा है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स तो इंडिया को ही सीख देने लगे, ये कह के कि इंडिया को मिसाइल्स में पैसा खर्चा करने की जगह पर अपने खुद के सोशल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि चाइना हमें धमकाते रहे। अब चाइना का ये रिएक्शन चाइना के 2021 के अग्नि 5 के लॉन्च के रिएक्शन से काफी अलग है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर दोगलेपंती की बू आ रही है। देखो बात ऐसी है कि अग्नि मिसाइल अपने मैक्स पोटेंशियल तक इसी साल के लॉन्च पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले भी 8 अग्नि 5 की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। लास्ट टेस्टिंग जब 2021 में हुई थी तब तो चाइना ने इस मामले को यूएनएससी में ले जाने की धमकी तक दे दी थी। उसने इंडिया को टॉन्ट करते हुए रेजोल्यूशन 1172 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजोल्यूशन 1172 क्या है, तो 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएन ने इंडिया को ये इशू किया था, ये डिमांड करते हुए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर और ना बढ़ाए। लेकिन चाइना ये शायद भूल गया था कि ये रेजोल्यूशन यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है। मतलब यूएन सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, इंडिया को मानना है या नहीं वो हमारी चॉइस है। सो क्लियर है, चाइना का प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया तो हमारा पार्टनर है, राइवल थोड़ी ना। अब चाइना के अलावा अगर देखा जाए तो इस फुल सिचुएशन में वेस्ट ने इंडिया का साथ दिया है। यूएस की मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में ये कहा कि US officials say that this is very different because India is a stable democracy. इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और हमें पता है वो अपने मिसाइल्स को एकदम रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। इस साल हुए लॉन्च के टाइम भी यूएस मीडिया ने इंडिया को बहुत हाइप अप किया, लेकिन इन सभी रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जियोपॉलिटिकल और बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसके लिए अग्नि 5 का टेस्ट होना जरूरी था। बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज बट द डेंजर इज बिगर देन यू थिंक, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना एंड इवन टर्की, ये तीनों की नजर इंडिया पर है। टर्की का नाम इस लिस्ट पर सुन के ज्यादा शॉक मत हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्रेंड अब डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने के लिए टर्की ने सीरियन मर्सिनरीज को पर हेड $2000 की पेमेंट पर हायर किया है, जिसके बारे में एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी का कमांडर मोहम्मद अबू अमशा ने खुद डिस्क्लोजर किया है। इनफैक्ट मिशन कश्मीर के लिए तो सीरिया में रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं और जैसे ही रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट होगी उसके बाद उन वॉलंटियर्स को सीक्रेटली कंट्री से बाहर निकालकर कश्मीर ले जाया जाएगा। ये मर्सिनरीज कम थे कि टर्की की प्राइवेट आर्मी सडाट, जो एक प्राइवेट आर्म्ड फोर्स है और टर्की के लिए ओवरसीज वॉर लड़ती है, उसने भी अपने सोल्जर्स को पीओके में उतारने की तैयारी कर दी है, जिससे पाकिस्तान उनकी मदद से इंडियन आर्मी पर हमला करके कश्मीर को ऑक्यूपाई कर सके। एंड इंडियाज डेंजर्स डोंट इवन एंड ओवर हियर। रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग ने पाकिस्तानी पीएम से उनके देश में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की डिमांड कर दी है और ये पहला नहीं है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में तो चाइना ने ऑलरेडी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर रखे हैं और अब तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चाइनीज फाइटर जेट्स डिलीवर करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रिटायर होने से पहले चाइना जाकर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर आए, which ultimately shows कि हो सकता है इन दोनों नेशंस के बीच कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। अब जहां पर एक तरफ एलओसी में ये सब चल ही रहा था, तो अब एलएसी पर भी चाइना ने हरकतें दिखानी शुरू कर दी है। चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड डोकलाम ट्राई जंक्शन और रोपवे में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए ताकि वो समय आने पर अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द मोबिलाइज कर सके। और ट्वांग में घुसपैठ की बात तो आपको याद ही होगी। सो फाइनली स्पीकिंग, इन सभी एक्टिविटीज को देखकर इंडिया का आईसीबीएम टेस्ट करना इन कंट्रीज के लिए एक करारा जवाब है। इससे उन्हें क्लियरली एक मैसेज मिल गया कि इंडिया वक्त आने पर अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है
और दुश्मन देश अपना दाव सोच समझ कर खेले। और अग्नि 5 की रेंज में जितना चाइना कवर होता है उतना ही टर्की और पाकिस्तान भी होता है, वो भी पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ। और बात रही इंडिया के ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्डनेस की, तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के तवांग इंकर्जन्स के बाद वहां पर ड्रिल्स करना भी शुरू कर दिया गया है। वहां फोर्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है और इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी एयर और वाटर से दिखा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, इंडिया दुनिया के उन 4 देशों में से है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब मिलिट्री के तीनों फोर्सेस के पास न्यूक्लियर हथियार होना। फॉर इंस्टेंस, इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन अरिहंत है, तो वहीं एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर पावर्ड सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है और आर्मी के पास भी कई सारे सरफेस लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स है जैसे कि पृथ्वी और अग्नि। बट माइंड यू फ्रेंड्स, इतनी पावर होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी तक इसका गलत यूज कभी नहीं किया। इनफैक्ट अग्नि 5 के लॉन्च के बाद भी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यही स्टेटमेंट दिया कि हम इस मिसाइल को डेटरेंस के तौर पर ही यूज करेंगे, सिर्फ दूसरों को हमें अटैक करने से डराने के लिए। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी फॉलो करता है और उससे वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। इससे ये क्लियरली पोर्ट्रे होता है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और दिस मेक्स अदर सुपर पावर्स वेरी सेफ। अब यहां पर बहुत से लोगों का यह कंफ्यूजन होगा कि डिफेंस में इंडिया इतने पैसे क्यों डाल रहा है, व्हाई नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। So let me tell you, budget allocated in defense is tightly related to budget allocated in economic development. And why is that? Because अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है, अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होता है, तो आपके कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है ओवर अदर कंट्रीज। और इससे होता यह है कि वो एडवांटेज की वजह से दूसरे कंट्रीज आपको सीरियसली लेते हैं और आप वो अथॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। आज यही वजह है यूएसए जैसे सुपर पावर्स, उनके पास इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद भी अपने जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट % अपने मिलिट्री में डालते हैं और इस वजह से ग्लोबल लेवल पर उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है वो माइंड ब्लोइंग है। इनफैक्ट इसी वजह से भी कि इंडिया के पास एक रॉक सॉलिड मिलिट्री है, आज वर्ल्ड के सुपर पावर्स जैसे यूएसए और रशिया, ये दोनों के बीच में इंडिया को लेकर एक टग ऑफ वॉर छिड़ चुका है कि इंडिया को अपने तरफ करने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसे देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लो और आपको पता चलेगा कि क्यों दोनों भी देश आज इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों दिखा रहे। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जी जनाब। अच्छा, अक्सर इस हथियारों की दौड़ का मामला जब भी इस पे बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि इससे दुनिया की तबाही है, इससे ज़्यादातर नेगेटिविटी फैलेगी, इससे ज़्यादातर जो है मतलब एक तरह से जब हथियारों की दौड़ बढ़ेगी तो यही दुनिया की तबाही का कारण बनेगा। अच्छा, मामला कुछ ऐसा हो गया है कि अगर कोई देश कमज़ोर है, अगर कोई देश वीक है तो दूसरे देश ने उसको आंखें दिखानी है। इसकी मिसाल इन्होंने पूरी वीडियो में बड़ी खूबसूरती से की कि किसी ज़माने में जब मिसाइल का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो चाइना ने जो कहा था उनके अल्फाज कुछ और थे, उनके अल्फाज या उनका जो टोन था कुछ और था, वो बाकायदा यूएनओ में एक तरह से मुद्दा उठाने को पहुंच गए थे। अच्छा, अब की बार जो है इनका जो स्टाइल था वो ये था कि आपको इंडिया को इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, अपनी जनता की ग्रोथ करनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों में करना चाहिए। तो मतलब टोन में भी फ़र्क आ गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जितना कंट्री स्ट्रांग होता है वो इन चीज़ों की वजह से एक मेजरमेंट किया जाता है कि हाँ भाई कितना स्ट्रांग है कंट्री। अच्छा, फिर जितना स्ट्रांग है कंट्री उतना सेफ़ है कंट्री। अच्छा, जितना सेफ़ है कंट्री उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उतना ही दूसरे देश जो हैं उस पर डिपेंड करते हैं, उसके साथ मुआहदे करते हैं कि यार ऐसा देश है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, कोई आंख नहीं उठा सकता मैली। तो इस वजह से मतलब ये है कि ये एक तरह से जो तनकीद होती है या कोई एक बजट के हवाले से बात होती है या अपोजिशन होती है कि यार इतना इधर जा रहा है, इतना इधर जा रहा है और यहाँ तो ये होना चाहिए, यहाँ तो वो होना चाहिए, इस तरह से इकोनॉमी को इजाफा होना चाहिए। ये है कि इन चीज़ों की वजह से किसी भी कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है। हमारे यहाँ पर अक्सर ही ये इशू सुनने को मिलते हैं कि हमारे मुल्क का अच्छा खासा बजट आर्मी में जाता है, अच्छा खासा बजट
जबकि हमारे हालात वाकई बहुत बुरे हैं, हमारे हालात, हमारी इकोनॉमी बहुत डूबी हुई है। इसी वजह से अक्सर ये बहस हमारे न्यूज़ चैनल्स पे, टॉक शोज़ में अक्सर होती रहती है कि अगर कंट्री का 100% में से 80% आर्मी के तरफ चला जाए तो बाकी पीछे इकोनॉमी कहाँ बचती है, क्या बचता है, क्या नहीं बचता। अच्छा, अग्नि 5 के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि वाकई मैं इसकी रेंज देख के हैरान हो गया। इसने यूँ समझ लें कि चाइना का एंड तक जो जाता है उस तक को कवर कर लिया है। और बाकायदा जब लॉन्च हो रहा था तो उस टाइम पर भी बाकायदा अनाउंस किया गया कि कोई भी जहाज़ वगैरह यहाँ से ना गुजरे। तो चाइना के जहाज़ ने वाकई मतलब रिवर्स ले लिया, पीछे चला गया, वापस रिटर्न ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे ज़ाहिर होता है कि वाकई चाइना को कहीं ना कहीं खौफ है। अच्छा, मैं अक्सर वीडियोज़ में यूट्यूब पे जो भी अभी वीडियोज़ देखते हैं, रिएक्शन देते हैं, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का जिक्र ख़त्म है बिल्कुल। यानी उनका मुकाबला अब चाइना जैसे कंट्री से है, चाहे वो इकनॉमी हो या चाहे वो वेपन हो, चाहे वो मिज़ाइल हो, किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी हो। अब इंडिया डेवलप देशों को देख रहा है। अब इंडिया जो पूरी दुनिया को चलाने वाले देश हैं उनकी तरफ उसकी नज़र है। पाकिस्तान के हवाले से तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी खाते में भी नहीं लाया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। अच्छा, मैं समझती हूँ कि जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी पे इन्वेस्ट किया जाए, सोशल इश्यूज़ के ऊपर इन पैसों को खर्च किया जाए, अपनी हालत को सुधारा जाए, अपनी चीज़ों को सुधारा जाए, उसमें सुधार लाया जाए। ये कहीं ज़्यादा डिफेंस को मजबूत बनाने से, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा इंडिया को ऐसा समझती हूँ, या शायद मैंने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है और या जब से जानी है तब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया को अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि कई बार धोखा खा चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है कि इनके ऊपर दूसरे लोग आकर मुसल्लत हो गए, हुकूमत की इनको गुलाम बना कर रखा, इनके ऊपर कई जुल्म हुए, कई सितम हुए, फिर बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल करी, कभी मुग़लों ने, कभी अंग्रेज़ों ने। तो अब तो मुझे लगता है कि एक चोट खाया हुआ परिंदा जो होता है या एक चोट खाया हुआ इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा बचता है, वो बहुत ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। वो पहले शायद ना सोचता हो लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही एक कॉन्शियस होकर सोचता है कि यार इस बार कुछ मेरे साथ ना हो जाए। जैसे कि इन्होंने जिक्र भी किया इस वीडियो में कि 40 चाइनीज़ फौजी घुस गए थे बाकायदा बाउंड्री के अंदर, तो फिर इनको मार भगाया गया, इनको निकाला गया किसी तरीके से, इनको इनकी बाउंड्री में दोबारा दाखिल करवाया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। तो अगर सिक्योरिटी नहीं होती, अगर इन चीज़ों पे खर्च नहीं होता, अगर इतनी प्लानिंग नहीं होती, अगर इस तरीके से तैनाती नहीं होती लोगों की, आर्मी की, फौजी की, डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा मजबूत नहीं होता तो अभी तो वो कब्जा लेते। और हमेशा ऐसे ही हुआ है कि इंडिया के कुछ खित्तों को कब्जा लिया गया है या उसके ऊपर आकर हुकूमत की गई है। तो मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए, अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न होना चाहिए इंडिया का, वो वाकई बाउंड्रीज़ को सेव करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का होना चाहिए। इकोनॉमी, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, अगर सेफ होगा एक कंट्री। जैसे हमारे यहाँ अक्सर हम रोना गाना सुनते रहते हैं अपने लीडर्स का, अपने पॉलिटिशियंस का कि जी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती क्योंकि यार पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं चलता, समझ नहीं आता बात किससे करनी चाहिए। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर है, कभी कोई सत्ता में है, कभी कोई पावर में है। तो दूसरे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का आलम रहता है हमेशा, कभी भी फसादात, कभी भी जलसे, कभी भी रैलियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, हम सुकून से काम नहीं कर सकते। लेकिन एक कंट्री जिसकी बाउंड्रीज सेफ हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे चीज़ें अच्छे से चल रही हो, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत मुतवाज़न तरीके से, बैलेंस तरीके से, तो फिर वहाँ पे हर कंट्री की कोशिश होगी कि यार हम भी अपना हिस्सा डाल दें, हम भी इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर हम भी कमाएं। एक बड़ी मार्केट है, या बेशक बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना के बाद इंडिया ही सबसे बड़ी, मतलब पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। अब जब इन्वेस्ट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, जब हम अपने डिफेंस को, अपनी बाउंड्रीज़ को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट आती है, दूसरे कंट्रीज हमें इंटरेस्ट लेते हैं ये सोचते हुए कि ये एक सेफ प्लेस है, वहाँ पे आकर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे तो फ़ायदा होगा ना, इकोनॉमी उससे बढ़ेगी, GDP उससे बढ़ेगी, रोज़गार मिलेगा, लोगों को, जनता को, आवाम को फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, अगर डिफेंस पे भी खर्च किया जाए। अब थोड़ा सा अग्नि की बात करती हूँ। अग्नि की स्पीड ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, इनके 24 टाइम्स मोर स्पीडी देन साउंड। तो मैं मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई करिश्मा, कोई मुआजिज़ा,
कोई जादू कि मतलब कैसे बना होगा, क्या मैकेनिज्म होगा इसका, कितनी मेहनत होगी इसके पीछे, कितनी कोशिशें होंगी इसके पीछे कि एक ऐसी जादुई चीज़, मैं तो ये कहूँगी जादुई मिसाइल जिसकी रेंज भी इतनी अच्छी है, जिसकी स्पीड भी इतनी अच्छी है और एशिया की कई कंट्रीज़ को एक ही वक्त में बर्बाद कर सकता है। एशिया की कई कंट्रीज़ को, जैसे कि उन्होंने दिखाया मैप के अंदर कि ना सिर्फ चाइना के इर्द गिर्द के कंट्रीज़ भी जा रहे थे। तो यानी कि इसका एक तरीके से असर बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बर्बाद बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत स्पीडी तरीके से बहुत जल्दी बर्बाद कर सकता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडिया की ये पॉलिसी कि नॉट यूज़ फर्स्ट, यानी कि हम फर्स्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने डिफेंड में तो यूज़ करेंगे। ऐसी बात है, अगर इब्तिदा सामने वाले की तरफ से होगी तो फिर तो हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी अथॉरिटीज़ दिखाने के लिए, अपने आपको बॉसी जाहिर करने के लिए कहीं पर भी गिरा दें, कहीं पर भी कर दें। तो इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न रहते हैं। और ख़ुद यूरोपियन देश इस बात की तारीफ़ करते हैं इंडिया की कि इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, इंडिया कभी भी इब्तिदा नहीं करता, कभी भी पहल नहीं करता। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, अगर सामने से होती है पहल तो आपको जवाब देना तो बनता ही बनता है बॉस, फिर तो आप जवाब दोगे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी एक काविश थी जिसको अमली जामा पहनाया गया है और ये बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे लग रहा है डिफेंस के लिए कि जाहिर सी बात है एक ऐसा मिसाइल जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा है, मुझे तो लगता है 70 to 80% टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वो कंट्रीज़ जो आंखें दिखाया करते थे, जैसे यूएसए में इसमें बताया गया, जैसे उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन के बारे में इनको थोड़ा सा याद दिलाया कि 1172 में आपके साथ क्या हुआ था ये वो, तो उन्होंने कहा कि इनको सही से नहीं पता था। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को इस समय न्यूक्लियर में ज़्यादा कोशिशें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक सजेशन दिया था, इसको मानना ना मानना इंडिया के ऊपर निर्भर था। और इंडिया ने जाहिर सी बात है, देखते हैं हम न्यूक्लियर में ले लें, स्पेस में ले लें, इतना काम करके दिखाया है कि मुझे नहीं लगता कि आप रोक पाना मुमकिन है। या आप ये समझें कि अगर इंडिया को आप पिछाड़ दें या आप इस तरीके के स्टेटमेंट दें कि यार आप अपने सोशल इश्यूज़ पे थोड़ा सा फोकस करो, इन चीज़ों पे क्यों करते हो। अच्छा ठीक है, इकनॉमी को बढ़ा रहे हैं, सोशल इश्यूज़ अच्छे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम अपनी गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी बाउंड्रीज खुली पड़ी हुई हैं। तो कोई भी आएगा हमें कब्जा लेगा, कोई भी आएगा अंदर घुस जाएगा, हम पर हमला कर देगा और हम क्या कहेंगे, जी हम तो बहुत अच्छे खुशगवार ताल्लुकात अस्वार कर रहे थे, हम तो अपनी जनता के लिए काम कर रहे थे, हमने तो बाउंड्रीज़ को ऐसे खुला छोड़ा हुआ था। तो ये तो कहीं की अक्लमंदी नहीं हुई है, तो कहीं की मैं तो कहूँगी बेवकूफ़ी है। हर चीज़ के लिए बजट है, जैसे इन्होंने कहा बजट एलोकेशन होता है, इकोनॉमी के लिए भी होगा, डिफेंस के लिए होगा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इकोनॉमी के लिए ज़्यादा ही होगा, डिफेंस के लिए फिर भी कम ही होगा। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी देखा था कि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है इसका बजट, और इसरो या स्पेस में बहुत काम होता अगर बजट बढ़ता, लेकिन उसका बजट बहुत लिमिटेड रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो भी इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जो एक टीम है, उसका फोकस ज़्यादा अपनी जनता पे, जैसे हम अक्सर एस डी शंकर के मुँह से भी सुनते रहते हैं कि हमारी आवाम फर्स्ट है, हम उनके मसले मसाइल को पहले देखते हैं, पहले मद्देनजर रखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ हम फोकस करते हैं। तो ये तो बोलना बेकार है कि जी आप अपने सोशल इश्यूज़ को देखो, तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत है। आजकल का जो दौर है, एक वीडियो में हमें सुपर पावर के हवाले से बताया गया था कि कौन सा कंट्री सुपर पावर हो सकता है, तो उसके अंदर वाकई बताया गया था कि डिफेंस जिसका अच्छा हो, मिलिट्री जिसकी अच्छी हो, स्टेबिलिटी हो, लोगों की कमाई अच्छी हो, इन्फ्लेशन कम से कम हो, गुर्बत कम से कम हो, तो वो कंट्री सुपर पावर बन सकता है। तो सारे एस्पेक्ट में काम करना है, किसी एक ही एस्पेक्ट में तो काम नहीं करना, तो ये डिफरेंट फील्ड है, सब में काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, लेटेस्ट। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।